नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं चर्चा चौपाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल बख्शी जी, जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं और दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार नमस्कार। अनिल जी, ये जो विवाद है हॉकर्स का और सरकार का। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एफएन कला सृजन के माध्यम से, और एफएन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और एफएन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। ये काफी समय से चलता आ रहा है। हम तो जब छोटे थे तब भी इस तरह के अखबारों में, समाचारों में खबरें देखते थे। अब फिर वही समस्या बनी हुई है। इतने सालों में व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। जी, देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है कि ये एक लंबे संघर्ष के बाद जो पथ विक्रेता हैं, जिसको फुटपाथ दुकानदार कहते हैं, और ये आज से नहीं, अनादिकाल से ये लोग काम करते हैं। और आज एक लंबे संघर्ष के बाद 2014 के अंदर पथ विक्रेता के लिए एक कानून आया था, जिसमें इनके रोजगारों को सुरक्षित किया गया था। और इसके लिए ये जो कानून बना था, उसमें जितने भी देश के हॉकर्स यूनियन थी, हॉकर्स थे, उन्होंने बड़ी खुशी मनाई थी कि चलो हमें एक शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। किंतु 2014 में एक्ट आने के बाद एक तो शोषण भी ज्यादा बढ़ा, और दूसरा क्या है कि इनके ऊपर जो अत्याचार हैं सरकार के, वो और ज्यादा बढ़ गए। उसके पीछे रीजन है कि सरकार की जो मंशा है, जो सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, शासन है, वो नहीं चाहता कि ये लोगों को व्यवस्थित किया जाए और इनके इसमें एक रोजगारों सवाल को। अनिल जी, बीच में मैं क्षमा चाहूंगा आपको टोकने के लिए, लेकिन एक सवाल, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की आप बात कर रहे हैं, ये जी, एक्ट राज्य सरकार का था या केंद्र सरकार नहीं का नहीं था? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अच्छा। पथ विक्रेता ये पथ विक्रेता आजीविका हम्म, आजीविका एवं का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन, इसमें अच्छा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग। हम्म, ये भारत सरकार का है सर। भारत सरकार। ठीक है। जी, क्या मुख्य बिंदु थे इसके जो आपको लग रहा था कि सुधार के रूप में आए थे, या कुछ ऐसे बिंदुओं पे आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो आपको लग रहा है कि व्यवस्था को बिगाड़ने में या भ्रष्टाचार का कारण बन गए? देखिए, इसमें इसमें जो कानून के अंदर लिखा गया था कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर हम्म, और जितने भी हॉकर्स हैं उनका सर्वे किया जाए, ताकि हम्म, इनको व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था बने। लेकिन आज तक पूरे देश के अंदर जो कानून में कहा गया है, उसके तहत ना तो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है, और कई जगह बनाई गई हैं, लेकिन उसमें सरकारों ने ऐसे ऐसे लोगों को ले लिया और कि वो काम नहीं करते। और अभी दिल्ली का लेटेस्ट मैटर है कि 2019 के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। इस कानून 2014 आने के बाद उन्होंने एक लंबे लड़ाई के बाद उन्होंने एक स्कीम 2019 बनाई, रूल 2017 बनाए, ताकि रूल और स्कीम के तहत इनको व्यवस्थित किया जाए और व्यवस्थित करके इनको वेंडिंग जोनों के अंदर चेंज किया जाए। जैसे आपने देखा को सड़कों के ऊपर लोग बैठे हैं, रोजगार कर रहे हैं। कभी आरडब्ल्यू कहती है कि मार्केट एसोसिएशन कहती है कि भाई मार्केट में आम लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन इसका जो समाधान है कौन निकालेगा? सरकार को, और जो एजेंसियां हैं और जो संगठन है उनको मिलकर निकालना है। ताकि देखिए, मैं भी एक आम नागरिक हूं, आप भी एक नागरिक हैं,
लेकिन कोई भी संगठन या कानून ये नहीं कहता कि लोगों के आने जाने के अंदर कहीं समस्या हो। लेकिन अभी क्या है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी थी, उनको इनकी गणना करनी थी कि कितने हॉकर्स दिल्ली के अंदर हैं या किसी भी शहर के अंदर हैं। उसका जो कानून के अंदर लिखा गया है उसमें 2.5% वार्ड हो, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, उसका जो कुल आबादी है उसका 2.5% स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सुरक्षित रखा गया है। मतलब 2.5% क्या वो जगह, मार्केट की जगह, या 2.5% लोग हॉकर्स बन सकते हैं इस तरह से? हॉकर्स के लिए जैसे कहीं पे 1 लाख की आबादी है, वहां पे 1 लाख की आबादी पे 2.5% हॉकर्स के लिए इस कानून के अंदर व्यवस्था की गई है। इसमें ये लिखा है, सर्वेक्षण में पहचाने गए सभी मौजूदा पथ विक्रेताओं को विक्रय क्षेत्र में पथ विक्रय की अनुमति दी जाएगी, बेशर्त कि यह प्रक्रिया वार्ड, क्षेत्र, नगर या शहर की जनसंख्या के 2.5% 2.5% का मापदंड पूरा करें। ठीक है, तो जो कुल संख्या है उसके अनुपात में 2.5% जो इस तरह के विक्रेता हैं उन्हें अपना रोजगार करने की अनुमति है उस क्षेत्र में, ये समझा जाए? जी 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 जी। ठीक है। अगर मैं जैसे लक्ष्मी नगर की मैं एग्जांपल लूंगा, लक्ष्मी नगर में 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो 2,500 विक्रेता आके अपना रोजगार यहाँ पे सड़कों पे, फुटपाथ पे कर सकते हैं। 2,500 नहीं, 250। 250 2.5%। 1 लाख का 250 तो फिर 2,500 हो गया। 2.5%। ढाई वही होगा, 2.5% है, 2.5% है सर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और समस्या दूसरी ये है कि हम आज तक सरकार से, दिल्ली सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम ये चाहते हैं कि जो हॉकर्स के साथ, चाहे पुलिस हो, दिल्ली नगर निगम हो, चाहे और अन्य एजेंसियां हो, जो इनके साथ अत्याचार करती हैं, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, शिकायत निवारण कमेटी, कि वो हॉकर्स जाके अपनी शिकायत लिख के दे सके कि भाई मेरे साथ दिल्ली नगर निगम ये कर रही है। अभी बड़ी अजूबी बात है कि दिल्ली के अंदर एक सर्वे किया गया, 2019 से स्टार्ट हुआ था और अचानक से कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में जो सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर जितने लोगों को पहचाना गया उनको COV, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया गया। लेकिन दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया COV जो है उसके अंदर एक शर्त रख दी गई कि ये 30 मिनट से ज्यादा कोई भी हॉकर्स एक जगह पे नहीं लगा सकता। हर 30 मिनट के बाद उसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको डिसाइड कौन करेगा कि 30 मिनट मुझे हो गए यहाँ पे लगाते हुए? जबकि कानून के अंदर जितने भी सरकारी लोग हैं, क्या आज तक कोई कानून बना है कि कोई अफसर या कोई आदमी इस ऑफिस में 30 मिनट करेगा, 30 मिनट के बाद दूसरी जगह नौकरी करेगा, 30 मिनट के बाद दूसरी जगह करेगा? तो ये जो सरकार की मंशा है वो बड़ी खतरनाक है। और इनको नहीं, जो तो इसके सर्वे, पीछे अनिल जी माफ कीजिए, मैं रोकना चाहूंगा। मुझे जो समझ में आ रहा है, ये अगर 30 मिनट की एक निर्धारित की गई है समय सीमा, तो क्या इसका आशय या इसकी जरूरत सरकार को इसलिए लगी कि कोई जगह पूर्ण रूप से ना घेरी जाए वेंडर्स के द्वारा और वो चलते फिरते अपना काम करते रहें? देखिए सर, इस कानून के अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक मोबाइल वेंडर जो कि घूम फिर के बेचता है, जो फेरी लगाता है। दूसरा है स्टेशनरी वेंडर जो वर्षों से एक ही जगह काम करता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा है वीकली बाजार। अब जो वीकली बाजार है, जो वीकली बाजार
50 साल से एक जगह लगता है या 50 साल से ज्यादा एक मार्केट लगी हुई है, उसको ऐतिहासिक मार्केट का दर्जा मिलना चाहिए। ये कानून के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन ये जितने भी कानून हैं, इसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सरकार चाहती है, मेरे पास 30 साल का एक रिकॉर्ड है एक जगह पे, ठीक है, मैं स्टेशनरी वेंडर हूं, मैं एक जगह पे एक जगह चीज लगाता हूं। नहीं, और स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी है तो फिर मतलब घूमते घूमते कार्य करेंगे ना, एक जगह पे कैसे टिक जाएंगे? सर स्टेशनरी वेंडर जो होता है एक ही जगह करता है। जो स्टेशनरी अच्छा, वेंडर होता है मोबाइल वेंडर जो है वो घूम के काम करेगा। ठीक है, वो ठीक है, घूम के ठीक है, बेचेगा। जी जी जी। ठीक है, ठीक तो है। उसमें क्या है, अब एक चीज बताइए, एक छोले भटूरा बेचने वाला आदमी क्या हर 30 मिनट के बाद अपनी रेडी गरम गरम तेल लेके घूमेगा क्या? चाय बनाने वाला जो चाय बेचता है, हर 30 मिनट के बाद वो अपनी जगह चेंज करेगा क्या? नहीं, ठीक है, तो उसका तो उसमें मोबाइल वेंडर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, उसको तो मोबाइल वेंडर मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसको उसे स्टेशनरी स्टेशनरी मिलना वेंडर का, चाहिए। उसको जो है फिक्स लोकेशन का मिलना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को स्टेशनरी वेंडर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो क्या उसे भी जी दिक्कत आ रही है? सर, इन्होंने स्टेशनरी वेंडर में किसी को भी, इन्होंने सभी जितने ज्यादा लोग हैं उसको जो स्टेशनरी वेंडर फिक्स लोकेशन भी लिखी हुई है उसके भी ऊपर शर्त लगा दी है कि 30 मिनट के बाद आप अपनी जगह को चेंज करेंगे, जो कि कानून में कहीं नहीं लिखा अच्छा। हुआ, जो कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा। और दूसरी बात कि जो कानून के अंदर लिखा गया है कि पथ विक्रेता का जब तक सर्वे नहीं कर दिया जाए तब तक किसी को भी उसके रोजगार से बेदखल ना किया जाए। जब तक सर्वे करके उसको वेंडिंग सर्टिफिकेट देकर तो उसको उसको रोजगार से बेदखल ना किया जाए। लेकिन आज कानून का उल्लंघन ये हो रहा है कि जिनका वेंडिंग सर्टिफिकेट है उनको बेरोजगार किया जा रहा है। तो उस वेंडिंग सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? क्योंकि अगर वेंडिंग सर्टिफिकेट किसी को मिला हुआ है तो सरकार को चाहिए कि उसकी एक फीस रखे कि 1,000 रुपए आप, मैं कहता हूं, आप टेम्परेरी कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए येलो लाइन की या रेड लाइन की, उसके अंदर उसको कह दीजिए आप इसके अंदर ही रहेंगे और आपको 1,000 रुपए या 1,500 रुपए एमसीडी में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जमा कराना है, जब तक आपको व्यवस्थित नहीं किया जाता। तो 5 लाख लोग हैं दिल्ली के अंदर, तो सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए का आमदनी होगी और वो देश की और राजधानी के विकास के अंदर वो काम करेगा। आज दिल्ली के अंदर 5 लाख लोग हैं और 3,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती है। दिल्ली नगर निगम है, एनडीएमसी है, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है और भी विभाग हैं। तो अगर 3,000 करोड़ रुपए की रिश्वत सालाना ली जा रही है, अगर वो 3,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जाए तो विकास में, अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। अभी हमारे सामने समस्या ये है कि दिल्ली के अंदर 2019 में जो सर्वे का काम शुरू किया गया था वो आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो काम 1 साल में 6 महीने में पूरा होना चाहिए था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2013 को एक आदेश दिया था कि भाई ये कानून बनाइए और कानून बना के इनका सर्वे किया जाए, सर्वे करके 6 महीने के अंदर वेंडिंग जोन बनाकर इनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। कानून बने हुए आज 11 साल हो गए, आज तक उस कानून का उल्लंघन पूरे देश के अंदर किया जा रहा है।
अब कहीं कहीं जगह जो पदाधिकारी है और सिस्टम है वो जबकि वेंडिंग जोन नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें कानून के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी का रोल है सबसे बड़ा। इसमें 30 आदमी की टाउन वेंडिंग कमेटी है सर। अच्छा, 30 लोग होंगे जो उसमें। 30 लोगों की सदस्य की कमेटी है, उसमें 40% हॉकर्स यूनियन प्रतिनिधि होंगे, वो होंगे। और इसमें दिल्ली पुलिस भी होगी, ट्रैफिक पुलिस भी होगी, आरडब्ल्यू भी होगी, मार्केट एसोसिएशन भी होगी, डॉक्टर भी होंगे, प्लानर भी होंगे, शहर के प्लानर भी होंगे। मतलब इस तरीके से 30 आदमी की कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि प्लानर हो गए, पुलिस हो गई, दिल्ली नगर निगम हो गई, और भी है कि अगर कहीं पे हॉकर्स हैं, उनको बसाने में कहाँ दिक्कत आ रही है, वो सारी कमेटी बैठ के एक चर्चा करेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी, और उनके लिए कहाँ उनका रोजगार चल सकता है, कहाँ पे उनको आगे जीवन उज्जवल हो सकता है, वो डिसाइड करेगी। लेकिन आज की डेट में जितने भी वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी से पूछा ही नहीं जा रहा। टाउन वेंडिंग कमेटी में जो ऑफिसर हैं, वो अपनी अपनी मनमानी से जहां मर्जी शिफ्ट कर देते हैं, जहां मर्जी उनको बिठा देते हैं, यहां नहीं लगाएंगे। मैं आपको ताजा मामला संगम विहार का बताता हूं। मैं संगम विहार में रहता हूं। संगम विहार में हमारे विधायक हैं। अब विधायक महोदय जब से जीते हैं, रेहड़ी पटरी वालों को जीना हराम कर रखा है। उन्होंने रोड पे कहीं नहीं लगाने देंगे, कि यहाँ नहीं लगाएंगे, नाले पे नहीं लगाएंगे। देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो फुटपाथ दुकानदार थे, जो कानून बना है, फुटपाथों को सिकोड़ दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, और नाले बना दिए गए हैं जहां फुटपाथ थे। अब नाले बना दिए गए हैं तो नालों के ऊपर लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं। अब सरकारी आदमी कहता नाले खाली करो, तो भाई वो जाएगा कहाँ? क्योंकि आप भी जब छोटे से, या आपने देखा होगा पहले फुटपाथ 8 फुट का, 9 फुट का, 10 फुट का होता था कि लोग चल सके। लेकिन अब फुटपाथ कहीं-कहीं तो है ही नहीं है फुटपाथ। आप कनॉट प्लेस में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, फुटपाथ खत्म कर दिए गए। तो फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो कानून बनाया गया है, इसमें जो सरकार की मंशा है, वो ये है कि फुटपाथ को खत्म कर दिया जाए। जब कोई भी लड़ाई लड़ेगा तो हम कह देंगे फुटपाथ है ही नहीं है भाई। तो हमारा फुटपाथ दुकानदार की लड़ाई है कि हमें रोजगार करने दिया जाए। जो भी सरकार, जो हमारा कानून कहता है, हमें सर्वे करके वेंडिंग सर्टिफिकेट दे दिया जाए। वेंडिंग सर्टिफिकेट देके हमें एक वेंडिंग जोन बना दिए जाए, और हम वहां पे बैठ के अपना रोजगार कर सकें। अब इसमें अनिल जी एक सवाल, जैसे आपने अभी संगम विहार का उदाहरण दिया, तो संगम विहार जिस क्षेत्र में आप बता रहे हैं कि विधायक जी ने रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया हुआ है, तो वो क्षेत्र फिलहाल जो कानून है उसके हिसाब से वेंडिंग जोन में आता है या नॉन वेंडिंग जोन में आता है? देखिए, ये डिसाइड टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। ये डिसाइड कोई भी विधायक या कोई निगम पार्षद या कोई सरकारी आदमी नहीं करेगा। ये डिसाइड टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी, अभी जो पहली टाउन वेंडिंग कमेटी है, इसका काम था सर्वे करना। सर्वे का मतलब एक गणना करना कि कितने हॉकर्स किस क्षेत्र में काम करते हैं। और उसके बाद दूसरी टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, सेकंड टाउन वेंडिंग कमेटी। उसके अंदर जो भी टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और उनको तजुर्बा भी होगा, जो पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से ये काम कर रहे हैं। तो वो और सरकारी सिस्टम बन के मिलके एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी। वो डिसाइड करेगी कि कहाँ पे इन हॉकरों का काम चल सकता है और कहाँ पे नहीं चल सकता। मेरा कहना है कि 2014 का जो कानून बना है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एक
पॉलिसी 2004 बनी थी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट पॉलिसी थी रेहड़ी पटरी वालों के लिए। अच्छा। उसके अंदर मास्टर प्लान जो था, मास्टर प्लान के हिसाब से जो मार्केट बनानी थी, इनको पार्क हो गए, जैसे बड़े पार्क हो गए, उसमें उनका हिस्सेदारी थी। हॉस्पिटल हो गए, बस टर्मिनल हो गए, बस स्टैंड हो गए, जो कॉलोनियां थी, कॉलोनियों में अब 2.5% है। आप कॉलोनी अगर चकोर है या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हॉकरों को उधर डिवाइड कर दिया गया है, कुछ को इधर कर दिया गया है, कुछ को इधर कर दिया गया है, तो एक तरह से एक मार्केट बना के उनको दे दी जाए। जैसे कहीं 25 हॉकर्स हैं, 30 हॉकर्स हैं, 50 हॉकर्स हैं, तो उनको कहीं जगह हो तो उनको व्यवस्थित करके जगह बना के दी जाए। लेकिन इसका जो काम करेगी वो टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। लेकिन अभी देखिए मजे की बात, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी, जो वीआईपी इलाका है, वहां पे एक सर्वे किया गया इस कानून के तहत। 2550 लोगों का सर्वे किया गया, 2550, जबकि वहां पे करीब करीब 6000 या 7000 लोग हैं। सॉरी, जैसे सरोजिनी नगर, मेडिकल, सफ्दरजंग, लक्ष्मीबाई नगर, इंडिया गेट, जनपद, सीपी, ये एनडीएमसी एरिया है। 2550 लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें 1380 लोगों को अवैध घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनके नामों में कमी थी। किसी में ए नहीं था, ए की जगह ई था, ई की जगह ए था, मतलब उसको अमान्य घोषित कर दिया। और 1100 के करीब लोगों को वैध माना। इतने बड़े क्षेत्र में मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं अगर, और 30 सालों में मैं, सरकार अगर मेरे को व्यवस्थित करना चाहती है, 2550 लोगों में से 1100 लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया कि ये हॉकर्स हैं, और 1380 लोगों को ये कह दिया गया कि ये अमान्य हैं। तो ये भी एक बड़ी परेशानियां हैं लोगों के सामने, इस कानून के सामने एक चुनौती है। देखिए, हमने जब कोरोना काल आया, जब देश पूरा बंदी था, तालाबंदी थी, यही लोग थे, यही मोबाइल वेंडर थे, यही हॉकर्स थे, जिन्होंने लोगों को अपनी बहुमूल्य सुविधाएं देकर लोगों को बहुत बड़ी राहत दी थी। जैसे फल वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, मच्छी वाले हो गए, खाने पीने के सामान हो गए। नहीं, अगर ये नहीं होते तो त्राहिमाम होते हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हॉकर्स का एक इस समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, और देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं ये लोग। ये सरकार को सोचना चाहिए। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमें हॉकर्स किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, उसको अपने रोजगार से मतलब है। उसको, मेरा कहना है, नेशनल हॉकर फेडरेशन का मानना है, ये हॉकर्स को राजनीतिक में ना घसीटा जाए और राजनीतिक में ना पढ़ना चाहिए। हमारा जो संगठन है, देखिए, हर स्टेट के अंदर, हमारे 29 राज्यों के अंदर और 2 केंद्र शासित राज्यों में ये संगठन काम करता है। 1557-58 यूनियन है पूरे देश के अंदर, हमारे जो नेशनल हॉकर फेडरेशन में है। कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई टीएमसी से जुड़ा हुआ है, कोई, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन हॉकर्स को राजनीतिक में ना डालकर जो सरकार चाहेगी वो करे। मैं एक किस्सा बताता हूं, 2003 का है शायद, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। तो हॉकर्स उनको बधाई देने गए उनकी कोठी पे। हमारे प्रेरणा स्रोत थे साहिब सिंह वर्मा,
साहिब सिंह वर्मा लेबर मिनिस्टर थे, और वो और एक मदन लाल खुराना जी जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किया, स्ट्रीट वेंडर्स रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी उनके लिए दरवाजे खुले रहते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को जन्मदिन की बधाई देने गए, उन्होंने एक वाक्य कहा कि ये कोई चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे, ये अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में पॉलिसी 2004 बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार 2004 में एनडीए की सरकार चली गई और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कुछ चुनौतियां थी कानून के अंदर, क्योंकि वो पॉलिसी थी, इसको सुप्रीम कोर्ट एमसीडी ले गई। एमसीडी जब सुप्रीम कोर्ट ले गई, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। 2006 में एक फार्म निकाला गया जो कि 2007 के अंदर लागू हुआ कि वेंडर्स, एक फार्म निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें 1,31,807 लोगों ने आवेदन किया एमसीडी में, और एनडीएमसी में 4200 लोगों ने आवेदन किया पॉलिसी 2004 के तहत। अभी जो कानून 2014 आया, तो इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी बनानी थी इनको चुनाव करके। तो दिल्ली नगर निगम और ये सब बोले कि हम वेंडर्स किसको माने भाई, अगर चुनाव करवाना है तो वेंडर 5 लाख है। अब कोई भी आगे खड़ा हो जाएगा, मैं भी वेंडर हूं, मैं भी वेंडर। तो दिल्ली नगर निगम ने हाई कोर्ट में कहा कि तो हमारे पास 2007 में हमने एक फार्म जमा किया था जो कि रजिस्टर्ड है, क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर फीस ले रखी है 100 रुपए और एक लाल पर्ची दे रखी है, तो उसको ये रजिस्टर्ड मानते हैं। तो उसके आधार पे इन्होंने आवेदन मंगवाए कि जो जो वेंडर है वो आगे आवेदन करे और 100 रुपए की पर्ची साथ में लगाए कि मैं वेंडर हूं। उसके तहत इन्होंने एक चुनाव करवाया 2018 में, और उसके तहत ही टाउन वेंडिंग कमेटी बनी। कुछ जहां कमियां थी वहां सरकार ने अपने लोगों को डाल दिया, किसी संस्था को डाला कि उसको पूरा करने के लिए। आज भी दिल्ली के अंदर ज्यादातर टाउन वेंडिंग कमेटी हैं, वो आधी अधूरी हैं, लेकिन काम तो चल इसमें रहा है। अनिल जी, जो मुझे मोटा-मोटा समझ में आ रहा है कि जो सारी प्रक्रिया है इसके मूल में टाउन वेंडिंग कमेटी ही है, और टाउन वेंडिंग कमेटी बना के और वो अगर ठीक से काम करे तो इस समस्या का हल निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। देखिए, सरकार चाहे, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो समस्या कोई भी बड़ी नहीं है। आप दुर्भाग्य इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, हमारा पार्लियामेंट से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पे इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे पिछले 79-80 साल हो गए आजादी को, सन 1947 से लेके सरकार ने वहां पे एक पानी पीने की टूटी या कोई सुविधा नहीं दी थी। और वहां पे हॉकरों ने ही, जो बाहर से हमारे विदेशी सैलानी आते थे, दूर दूर से देशी, मतलब जैसे पूर्वोत्तर से आते थे या और भी बाहर से लोग आते थे, उनको उन्हीं हॉकरों ने ही, किसी ने चाय बेच के, किसी ने भुट्टा बेच के, कुछ ने मतलब सेवा की, अपनी सुविधा दी वहां पे लोगों को, आने वाले जो यात्री थे। लेकिन दुर्भाग्य से जो उनका ना तो सर्वे किया जा रहा है और ना उनको पीएम स्वनिधि योजना में शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम स्वनिधि योजना चालू की थी, और उसमें पीएम स्वनिधि योजना थी, उसमें नेशनल हॉकर फेडरेशन ने मांग की थी सरकार से कि जिस प्रकार से इनका रोजगार बंद हुआ है, 6 महीने तक हर हॉकर्स को 5,000 रुपए महीना दिया जाए, ताकि ये अपना परिवार चला सके, अपने बच्चों की पढ़ाई कर सके, अपने दवाई, जो भी जिसका कोई बीमार है उसका सहारा बन सके।
लेकिन इसमें 80% तो दुकानें उस टाइम बंद थी। 20% लोग थे जो हॉकर सब्जी बेच रहा था, कोई फल सब्जी बेच के या मछली बेच के या खुला हुआ था। तो हमारा सरकार से नेशनल हॉकर फेडरेशन ने मांग की कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने भी बोला था 20,000 रुपए हम हॉकर्स को देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, जब हमने नेशनल हॉकर फेडरेशन ने अपनी मांग को रखा, तो प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि योजना को लेके आए और संजय कुमार जी एक आईएएस थे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन्होंने बताया कि अगर ये 5,000 वाली स्कीम है जो हम 6 महीने तक देंगे, लेकिन हो सकता है कि इसका बेनिफिट ज्यादातर लोगों को ना मिले। लेकिन पीएम स्वनिधि योजना, आत्मनिर्भर योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई जा रही है, उसमें पूरे देश के लोगों को कोई स्टेट नहीं होगा जिसमें कोई शर्त होगी, सभी को यह फायदा होगा। तो इसमें एक सुझाव मांगे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय कुमार जी थे और शहरी विकास मंत्रालय ने, उसमें 80% जो सुझाव है नेशनल हॉकर फेडरेशन के को सही पाया सरकार ने और इस योजना को लागू किया। और उसमें योजना ये थी कि स्ट्रीट वेंडर को जब वो अप्लाई करता था तो अपना आधार कार्ड, फोन नंबर किस जगह लगाता है उसका एक चालान उसमें वो अटैच करता था। तो उसको वो पोर्टल जो था सरकारी भारत सरकार का, उस पर वो रजिस्टर्ड हो जाता था। रजिस्टर्ड होते ही उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था और उस LOR, उसको कहते हैं लेटर ऑफ रेकमेंड, ठीक है, वो सरकार के खाते में जो रजिस्टर्ड होता था उसको 10,000 रुपए काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने स्कीम को लागू किया और ये स्कीम कामयाब भी रही। लेकिन इसके पीछे एक मकसद था सरकार का। जो हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं शक्तिमान घोष जी, और आपने देखा होगा कि दिल्ली तो एक शहर ऐसा है, लेकिन और शहर, छोटे छोटे शहरों में जो दलाल होते हैं या सूदखोर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो उनसे पैसा लेते हैं उधार और अपना व्यापार करते हैं। सरकार की मंशा थी ये सूदखोरी जो है इसको खत्म करना। सूदखोरी को खत्म करने के लिए ये आत्मनिर्भर योजना, पीएम स्वनिधि योजना को लाया गया। लेकिन इसके पीछे हमने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बड़ा धन्यवाद किया और हमने इस योजना का बहुत स्वागत भी किया और स्वागत योग्य योजनाएं भी हैं, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार रेहड़ी पटरी वालों को, जिसको अतिक्रमणकारी के नाम से जाना जाता है, ये तो आप मानते हैं, उसको एक रिकग्निशन मिल रहा है, उसको एक पहचान मिल रही है सरकार द्वारा और ये आर्थिक सहायता भी मिल रही है। आर्थिक सहायता भी मिल रही है और सरकार को पता है कि इनका योगदान कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि सरकार ने जब ये चीज देगी कोरोना काल में कि यही लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में और देश के नागरिकों को अपनी सुविधा देते हैं और किसी भी खतरे को ये मुकाबला कर सकते हैं। तो इसमें सरकार ने जब ये जाना तभी सरकार ने ये योजना लेके आई और जो सूदखोर थे उनको मतलब इससे काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि सरकार से डायरेक्ट उन्हें मिल जाएगा लोन, तो आदमी फिर किसी और से क्यों लेगा, क्यों इंटरेस्ट देगा, क्यों सूद देगा किसी को। बिल्कुल, क्योंकि कई जगह दिल्ली को छोड़ के
जो सूदखोर थे वो 2300% से, मतलब इनको जो सूदखोरी देते, जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ और मुझे 2000 रुपये चाहिए, तो 2000 के 3000 रुपये लेते हैं, तो वो जाके 300% से ज्यादा ब्याज बनता है। और कई जगह तो ऐसा होता था, जैसे मैंने आपसे 3000 रुपये लिए और आज से ही जो सूदखोर था वो आज से ही वापसी लेना शुरू कर देता था 100 रुपये रोज, और 100 रुपये रोज के हिसाब से 30 दिन आपको देना है। लिए कितने? 2000 रुपये। 2000 का 3000 देना पड़ता था। ठीक है। तो अनिल जी, थोड़ा समय की थोड़ी बाध्यता है। काफी विषय मुझे लग रहा है जिन दर्शकों ने देखा होगा ये सेशन या जो देखेंगे उन्हें विषय काफी डिटेल में समझ आ गया होगा, और हमारा मकसद भी यही है कि जो लोग इस विषय को या इस विवाद को, इस परेशानी को नहीं समझते हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाए। आपने ये सारा बताया मुझे। हाँ, बोलिए। देखिए, हमारा ये कहना है, हमने कल भी प्रधानमंत्री जी को एवं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये पीएम स्वनिधि योजना को लेकर, जो अभी पीएम स्वनिधि योजना 2 शुरू की है इन्होंने, उसमें पहली जो पीएम स्वनिधि योजना थी 31 दिसंबर 2024 को इन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन नेशनल हॉकर फेडरेशन दोबारा ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिले, पीएम को लेटर लिखा, औरों को भी लेटर लिखा, तो उसमें सरकार ने माना कि ये जरूरत है और इसको दोबारा आगे बढ़ाया गया। अभी सरकार ने 7,492 करोड़ रुपया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मतलब अलर्ट किया, और इस योजना को 31 दिसंबर 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो हम इस योजना का प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो और अनिल जी, ये एक ठीक है, सरकार द्वारा तो अच्छा प्रयास है, केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन यहीं पर मुझे विरोधाभास समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार तो हॉकर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लेके आ रही है, आर्थिक सहायता भी दे रही है कि वो अपना रोजगार करें और अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी करें, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, एमसीडी है, निगम है, वो उन स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये तो विरोधाभास है एक तरह से। सर, उसमें भी हमने अभी जो लेटेस्ट लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को, उसमें हमने यही परेशानियों को दर्शाया है और प्रधानमंत्री जी को ये बात पहुंचाई है और शहरी विकास मंत्रालय तक पहुंचाई है कि जो आप इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इनको रोजगार करने के लिए आप इनको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली पालिका परिषद है या और भी विभाग है, वो इनको शोषण के रास्ते पे ले जा रहे हैं। क्योंकि जो आदमी, पिछला हमारा एक्सपीरियंस है इस योजना का, कि जिसने 10,000 रुपये लिए और दिल्ली नगर निगम उसी का सामान उठाती थी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है वहां पे, तो उनको उठा के उनसे, जबकि जो अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है उसका सामान या रेहड़ी उठाती है तो उसमें जुर्माना करती है 100 रुपये, 500, 1000, 1500 रुपये, और बिना रसीद काटे भी छोड़ देती है। लेकिन जिन्होंने लोन ले रखा है और वो रजिस्टर्ड है, उनका चालान 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000, मेरे पास रसीद है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी वो रसीद लगा के भेजी है, और उसका जो एलओआर है, सीओवी है, वो भी मैंने साथ में लगाया कि ये रजिस्टर्ड है, और ये एलओआर है इसका, ये सीओवी है, और इसका ये सामान हटाया गया है, और इसका ये चालान, ये इतने का 6,810 रुपए का चालान किया है। 10,000 रुपए दे के आपने 6,810 रुपए उससे ले लिए, तो वो तो उसी जगह पे आया, क्योंकि 10,000 रुपए तो उसके ऊपर लोन रह गया। 10,000 रुपए लोन तो उसको सरकार को चुकाना है, तो उस लोन का कुछ औचित्य तो बना नहीं, बिल्कुल। तो हमने अभी सरकार को जो लिखा है, पहले भी लिखा था, कि अगर आप ये योजना को स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहते हैं और इस योजना को कामयाब करना चाहते हैं,
तो ये जो शोषण है, प्रताड़ना है, इस पर रोक लगाई जाए, एक ऐसा आदेश किया जाए, अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर कहीं पे गलत है, हम मानते हैं, देखिए कोई घर का परिवार में 6 आदमी है तो वो ये नहीं है 6 के 6 सही है, एक निकम्मा भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि गलत भी हों, लेकिन उसका बेरोजगार करके उसका रास्ता नहीं है। उसको आप नोटिस दीजिए, आप उसको एक एस्टीमेट दीजिए कि भाई आपको यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर आप यहाँ पे दोबारा करेंगे तो हम आपका सामान जब्त कर लेंगे। लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। अभी कानून के अंदर लिखा गया है कि अगर आपका कोई सामान उठाती है एमसीडी तो उसको सीजर मेमो देना पड़ेगा कि क्या-क्या सामान लेके गए। आप अगर चाय बेचते हैं, आपका मैं एक रेडी ले जाता हूँ, आपका पैराफिन ले जाता हूँ, आपका मैं ये चीज ले जाता हूँ, तो उसको सीजर मेमो देना होगा। ये कानून कहता है। लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सीजर मेमो क्यों नहीं देता? क्योंकि आधा सामान दिया जाता है वापसी, आधा सामान रख लिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। तो प्रताड़ना कई प्रकार की है। तो हमारा यही है सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम सरकार से और राज्य सरकारों से और जो भी हमारे मेयर हैं, जो इससे संबंधित विभाग है, हम उनसे एक अपील करना चाहते हैं कि शोषण और प्रताड़ना से आदमी के आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है और इनके साथ आर्थिक प्रताड़ना और ना की जाए। और जो कानून के तहत अगर प्रधानमंत्री जी इनको आत्मनिर्भर बनाने का एक सपना देख रहे हैं और उसको भट्टा ना लगाएं और इस योजना को कितना हम सफल बना पाए और एक आने वाले समय में ये एक स्वर्ण अक्षरों में हो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को अच्छा चालू किया और इतने लोगों को इसका फायदा मिला। अभी चलिए अनिल जी, थोड़ा समय की बाध्यता है, विषय मुझे लग रहा है काफी हद तक समझ में आ गया है, आपने अपनी बात रख दी है और आगे भी इस विषय में अगर कुछ आगे, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने कल भी एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी को। ज्ञापन नहीं दिया, हमने ज्ञापन नहीं दिया, हमने पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शहरी विकास मंत्री एवं जो पीएम स्वनिधि योजना को देख रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनका विभाग एक अलग से बनाया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनको भी पत्र के माध्यम से जो परेशानियों का सामना स्ट्रीट वेंडर कर रहा है उससे आपने अवगत कराया है, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रधानमंत्री से लेके सेक्रेटरी से लेके जो मंत्रालय है वहां तक। तो ये एक आपका प्रयास तो बहुत अच्छा प्रयास है और ये जो विषय है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली नहीं, मुझे लगता है देश भर में जो हॉकर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, वो इस परेशानी को झेल रहे हैं। तो अभी के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि देखिए स्ट्रीट वेंडर्स देश के अंदर 5 करोड़ है। 5 करोड़ लोग अगर इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और लोगों को अपनी सुविधा दे रहे हैं, उनके परिवारों की संख्या मिला के 25 करोड़ हो जाते हैं। तो इस बिजनेस के ऊपर 25 करोड़ लोग डिपेंड हैं। अगर आप 25 करोड़ लोगों को अगर ऊपर उठाना चाहते हैं, मैं ऐसे आपके सबूत दे दूंगा जो कि हमारे स्ट्रीट वेंडर के बच्चे आईएएस भी बने और सीबीआई के अफसर भी बने और अच्छे, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, जिन्होंने अपने बच्चों को आईएएस बनाया। तो हॉकर्स नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मतलब हॉकर्स ही बने। ठीक है, हर माँ बाप का सपना, ठीक है अनिल जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा ऊंचा
पद पे जाए और ऊंचा बने और वो स्ट्रीट वेंडिंग पे ना आए, क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग पे हर आदमी का एक स्वाभिमान होता है। वो उसके साथ हर तरह का आदमी आता है, कोई ओए भी बोलता है, कोई भाई साहब भी बोलता है। और ये स्ट्रीट वेंडर पुलिस के लिए, कानून के लिए आंख और नाक का काम करते हैं, जो जितना समाज को और महिलाओं के लिए ये सुरक्षित है, ये और समाज का कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब निर्भया हत्या का कांड हुआ था, निर्भया का, उसमें जस्टिस वर्मा थे, उन्होंने बोला था कि अगर फुटपाथों को और रोडों को सुरक्षित बनाना है तो स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा देना होगा, ताकि ये लोग की वजह से फुटपाथ और रोड जो है सुरक्षित होते हैं और ये कानून के लिए आंख और नाक का काम करते हैं। चलिए, तो धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थोड़ा समय की बाध्यता है, इसलिए अभी विश्राम देना होगा इस कार्यक्रम को, और दोबारा इस विषय पे आपसे जुड़ेंगे। आगे कुछ भी नया अपडेट आता है तो जरूर हम हमारे साथ उसको शेयर कीजिएगा। फिर से आपसे जुड़ के इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।